गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रंजना सिंह फ्रॉम डाइट गुमला संकाय सदस्य। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी अध्याय 2 भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमने अपनी पिछली कक्षा में संविधान के बारे में पढ़ा था। तो अब हम इस कक्षा में संविधान के कौन से आधारभूत मूल्य हैं उनके बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान सभी नागरिकों के कल्याण एवं लगातार विकास का आश्वासन देता है। संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में व्यापक विचार विमर्श मतलब सलाह मशविरा हुआ था। उसके बाद कई आधारभूत मूल्य निर्धारित किए गए थे। इनकी झलक हमें प्रस्तावना में दिखाई पड़ती है और प्रस्तावना को हमारे संविधान का सार माना जाता है, मतलब मूल तत्व माना जाता है उसको। यह संविधान के लक्ष्य मतलब उद्देश्य क्या है, उनके मूल्य क्या है, इन सभी बातों को स्पष्ट करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अत्यंत संक्षिप्त मतलब बहुत छोटी है, आकर्षक मतलब बहुत ही सुंदर है और शब्द चयन की दृष्टि से सारगर्भित है। मतलब सारगर्भित का मतलब है कि बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना सारगर्भित होता है। इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग मतलब हम भारत की जो जनता हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब पूरी तरह से शक्ति संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व मतलब शक्ति से संपन्न समाजवाद का मतलब सभी लोगों के लिए बराबर अधिकार, धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को बराबर महत्व देने वाला, लोकतंत्रात्मक मतलब जनता के द्वारा चुना गया गणराज्य होगा तथा इसके सभी नागरिकों को आर्थिक मतलब पैसे के मामले में, राजनीतिक मतलब राजनीति के मामले में और किसी भी अपने विचार को, अपनी बातों को व्यक्त करने का, अपने धर्म के पालन का, अपने धर्म के अनुसार पूजा उपासना करने का, ये सब चीज़ की इसमें स्वतंत्रता होगी, आज़ादी होगी। तो इसके साथ ही हमें एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता का मतलब कि भाषा, धर्म, जाति किसी भी आधार पे अलग नहीं होना, इन शब्दों को कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संशोधन मतलब जब सुधार किया जाता था उसको संशोधन बोलते हैं। और हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, जैसा कि आपको आपकी पुस्तक में या जो मैं अभी ये चित्र दिखा रही हूँ उसमें देख पा रहे होंगे आप कि सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये तिरंगा झंडा है जो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। अब आगे हम जानेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रही हैं ये हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मतलब प्रतिष्ठा किसी भी व्यक्ति के लिए समाज में इज्जत होना महत्वपूर्ण बात होती है, इसलिए उसको अवसरों की समानता मिलनी चाहिए, व्यक्ति की इज्जत होनी चाहिए, राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाला ये जो हमारा संविधान था इसमें ये सब बातें निहित की गई। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे स्वीकार किया गया। प्रस्तावना में जो मूल्य निर्धारित किए गए वे निम्न हैं जिनके बारे में आप जानेंगे। संविधान के जो 42वां संशोधन मतलब सुधार हुआ था 1976 में, वो कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। वे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कौन थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री? श्रीमती इंदिरा गांधी। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से वो तत्व हैं निर्धारित किए गए हैं जो हमारे संविधान के आधारभूत तत्व कहलाते हैं। तो पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस शब्द का प्रयोग हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया। प्रस्तावना सबसे शुरू में होती है तो उसमें किया गया है। इसका तात्पर्य है कि भारत के आंतरिक मतलब भारत देश के अंदर की तथा वैदेशिक मामलों मतलब विदेश से संबंधित, दूसरे देशों से संबंधित मामले में भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है।
मतलब भारत सरकार को सभी लोग, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, पूरे विश्व में लोग इनको जानेंगे और ये स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए। इसमें किसी का हस्तक्षेप, किसी का दखलंदाजी नहीं होगी। आगे विधि मतलब कानून की दृष्टि से भारत के ऊपर न तो किसी आंतरिक शक्ति मतलब किसी देश के अपने देश के अंदर के लोगों का भी किसी का भी दबाव नहीं रहेगा और न ही किसी बाहरी शक्ति का दबाव। भारत की स्वाधीनता मतलब जो आज़ादी है, उस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद से भारत पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण समाप्त हो गया और 26 जनवरी 1950 को भारत एक शक्ति संपन्न, संप्रभु मतलब शक्ति संपन्न देश बना। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे एक तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैसे लाल किला पर देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। अब हम आगे जानेंगे समाजवाद। पहला था संप्रभु मतलब एक भारत एक शक्ति संपन्न देश है और दूसरा आधारभूत मूल्य है समाजवाद। तो समाजवाद का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी सदस्यों के हितों का मतलब उनकी भलाई को ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य को रेखांकित करता है कि इस राज्य का जो अंतिम उद्देश्य है वो ये है कि हम समाजवाद को पाएं। समाजवाद के अंतर्गत ये होता है कि सभी लोग समाज में आए तथा जीवन यापन के स्तर में बराबर रहें, सबको बराबर किया जाए। विषमता मतलब अलग अलग ऊंच नीच की बहुत खाई ना हो। इस उद्देश्य को लोकतांत्रिक समता एवं अहिंसा मतलब बिना मारपीट के माध्यम से प्राप्त किया जाना। देश के विकास में सरकार के साथ साथ निजी व्यक्तियों तथा संस्थाओं का समान योगदान होता है। कोई भी देश किसी एक व्यक्ति के योगदान से आगे नहीं बढ़ता है। वहाँ पे देश के हर नागरिक, सरकार, निजी संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं और भी बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान होता है। यह शब्द भारत को एक जन कल्याणकारी राज्य घोषित मतलब जब ये समाजवाद की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे अंदर एक छवि बनती है कि ये लोगों के लिए कल्याण करने वाला हो। अब तीसरा जो तत्व है, तीसरा जो मूल्य है वो है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। मतलब भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को धर्म या जाति के आधार पर विशेष प्रोत्साहन नहीं देता है और नहीं किसी धर्म के साथ कठोरता का व्यवहार करता है। मतलब हमारे देश में धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, वो अपने धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार अपना पूजा पाठ, अपना विद्यालय कुछ भी खोलने के लिए स्वतंत्र है। हमारे देश में धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, ये सार्वजनिक मामला नहीं है। शासन किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। शासन सभी के लिए बराबर है। वह न तो किसी धर्म का प्रचार करता है और न ही किसी धर्म के बीच में दखलंदाजी करता है। हमारे देश में सभी नागरिकों का जो उनके धार्मिक विश्वास तथा जो व्यवहारों की ओर ध्यान दिए बिना कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। यह स्पष्ट करता है कि राज्य द्वारा संचालित या राज्य से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में विशेष धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसमें सभी धर्मों सभी जातियों के बारे में पढ़ाया जाता है। और आप अपने रोज़मर्रा के दैनिक जीवन में भी देखते होंगे कि हम जितने ही उत्साह से हम होली, दीपावली, दशहरा मनाते हैं, उतने ही उत्साह से हम ईद, बकरीद, मुहर्रम मनाते हैं, उतने ही उत्साह से हम वाहे गुरु की जो अरदास करते हैं, प्रकाश पर्व मनाते हैं, उतने ही उत्साह से हम क्रिसमस मनाते हैं और उतने ही उत्साह से हम बैसाखी, बिहू का पर्व जो भी होता है वो सब हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मतलब हम धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करते। चौथा महत्वपूर्ण मूल्य है लोकतंत्र। अब जैसा कि आप जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़े भी होंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मतलब यहाँ पर राजशक्ति का प्रयोग जनता के द्वारा ही किया जाता है, जनता के लिए किया जाता है और वो जनता का ही शासन रहता है। हमारे यहाँ वोट देने का अधिकार आम जनता को है। आम जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है जो कि विधानसभा और लोकसभा में जाके जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जनता हमारे देश में सर्वोच्च है।
जनता द्वारा शासन संचालित होता है और प्रत्येक 5 वर्ष पे, जैसा कि आप जानते होंगे कि जब समय पूरा हो जाता है तो 5 साल के बाद फिर से हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव होता है, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और विधानसभा के द्वारा हम अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं। और सभी के लिए जिनकी आयु 18 वर्ष है उनको मत देने मतलब वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन संचालित होता है। राज्य में कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार बनाती है। वह प्रायः 5 वर्षों के बाद बदल जाती है। जनता के पास पुनः अवसर होता है कि वो नए जनप्रतिनिधियों का चुनाव करे। तो जब चुनाव आता है तो 17वीं लोकसभा गठित करने के लिए 2019 में चुनाव हुए थे। तो आप ये याद रखेंगे कि 2019 में 17वीं लोकसभा का गठन करने के लिए चुनाव हुआ था। गणराज्य, तो गणराज्य क्या मतलब क्या है? गणराज्य की संकल्पना उस राज्य का प्रतीक चिन्ह है जिसमें राज्य के अध्यक्ष का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। जैसे राजा महाराजा में क्या होता है कि अभी कोई वर्तमान में राजा हैं तो फिर राजकुमार घोषित कर दिए जाते हैं, बाद में राजा के नहीं रहने पर वो राजकुमार फिर से राजा बनते हैं, फिर उनके पुत्र होते हैं वो। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशानुगत चलता है, उस तरह की व्यवस्था गणराज्य में नहीं होती। राज्य का अध्यक्ष एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। जो राज्य के अध्यक्ष हैं वो, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे होता है। प्रत्यक्ष मतलब सीधे और अप्रत्यक्ष मतलब जो सीधे नहीं, थोड़ा दूसरे ढंग से होता है, प्रतिनिधियों के माध्यम से। प्रत्यक्ष तरीका में राज्य के अध्यक्ष को जनता चुनती है, लेकिन जब जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा राज्य का अध्यक्ष चुना जाता है तो यह अप्रत्यक्ष होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद होता है, वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, लेकिन इनका निर्वाचन सीधे जनता नहीं करती है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि वोट देकर राष्ट्रपति चुनते हैं। तो ये हुआ अप्रत्यक्ष का उदाहरण। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र घोषित हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर पे आपको ध्यान देना होगा कि जब सवाल उठेगा कि हमारे देश में भारत गणतंत्र कब घोषित हुआ, तो आप जवाब देंगे 26 जनवरी 1950। इसको याद रखेंगे। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आप याद रखेंगे कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अब आपको पता लगाना है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रकाश की सजावट का ये राष्ट्रपति भवन का दृश्य है जो आप देख पा रहे होंगे। अब अगला जो मूल्य है वो है न्याय। हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात कही गई है। सामाजिक न्याय से अर्थ ये है कि नागरिकों के बीच जाति, वर्ण, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सरकारी नौकरी के अवसर सभी लोगों को समान रूप से मिले हुए हैं। कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भर सकते हैं जो उसकी योग्यता को पूरी करते हो, जैसे उम्र का और जो भी उसके लिए वांछित योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता है, वो पूरा करेंगे। वो कोई भी किसी भी धर्म या जाति के व्यक्ति हो वो फॉर्म भर सकते हैं। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण न हो। मतलब पैसा सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास ना हो कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। सबके लिए अवसर मिले, सबके लिए न्याय मिले। तो संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन मिले ताकि लोग अपनी रोजी रोटी कमा सकें और समाज की भौतिक संपदा के स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा इस प्रकार हो कि किसी के साथ अन्याय ना हो। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। और अगर ये पसंद आए वीडियो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।